हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन सी प्लस प्लस। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन स्टैटिक मेंबर्स एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। So our first question is, if a class contains static variable, then every object of the class has its copy of static variable. इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल है सो उस क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे क्या सबके पास एक स्टैटिक वेरिएबल की अलग से कॉपी होगी? नो, ऐसा क्यों नहीं है? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक हमने क्लास बनाई है क्यूब, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक वेरिएबल है हमारा साइड, जिसके अंदर हम क्यूब की साइड स्टोर कर रहे हैं, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। और एक हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है ऑब्जेक्ट काउंट, ये हमने क्लास के अंदर ही बनाए हैं दो वेरिएबल्स। नाउ हमारे पास हमने तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, C1, C2 एंड C3। आप देख सकते हो डायग्राम में साइड की हमने तीन अलग कॉपी क्रिएट की है। एक में हमने वैल्यू डाल दी 5, एक में वैल्यू डाल दी 8 और एक में वैल्यू डाल दी 10। बट जो ऑब्जेक्ट काउंट जो हमारा वेरिएबल है उसकी तीन अलग कॉपीज नहीं बनेगी, एक सिंगल कॉपी बनेगी जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम इस क्लास के वो सब इसको शेयर करेंगे। सो ये हमेशा शेयर होती है, जितने भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इसकी अलग से हम कोई भी कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू होती है 0। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया किसी भी वैल्यू से तो 0 से स्टार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए इज स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। दिस इज रॉन्ग। स्टैटिक मेथड्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं बट हम उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दे आर ओवरलोडेड बट नॉट ओवररिडन, इसीलिए हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, वो मेंबर्स जो स्टैटिक नहीं हैं, कैन बी एक्सेस्ड बाय स्टैटिक मेथड्स। नो, स्टैटिक मेथड्स सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज static data members can only be accessed by static method. Now this is also wrong. Static method static data members को access करता है बट ऐसा नहीं है कि static data members को हम किसी और तरीके से access कर ही नहीं सकते। हम उसको अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी access कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज static methods can only access static members. Now this is true. तो स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। क्या हम स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा पब्लिक में करेंगे? अगर हम उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में करेंगे तो क्या उसमें हमारा एरर आएगा? नो, हम उसको प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने क्लास बनाई है थिंग, उसके अंदर पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है और उसके दो वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स एंड वाई। नाउ उसके प्राइवेट सेक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंट और उसको स्टैटिक बनाया है। सब हमने इसको प्राइवेट में दिया है। इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। यहाँ हमने उसको डिक्लेयर किया है और क्लास के बाहर उसको डिफाइन किया है। ना हमने इसको प्राइवेट बना दिया, बस इसमें एक ही कंडीशन है, जैसे हम प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करते हैं वैसे ही करना है। बाहर से कोई ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्लास के विद इन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्टैटिक मेंबर फंक्शन? फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। दिस इज रॉन्ग। अभी हमने किया स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस करते हैं। दे कैन कॉल अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। दिस इज ट्रू। एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो हमने स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। दे कैन एक्सेस ग्लोबल फंक्शंस एंड डेटा। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमें याद रखना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन ग्लोबल फंक्शंस एंड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Fourth statement is they can have this pointer. This is wrong. Static member function में this pointer नहीं होता है। Next is they cannot be declared as constant or volatile. This is true. ये property है static member function की।
सो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 5. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Static variable is initialized in the class during declaration. No. क्लास के अंदर सिर्फ हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं और बट क्लास के बाहर हम उन्हें इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. वो कैसे करते हैं? सबसे पहले क्लास का नेम, जिस भी क्लास में हमने उन्हें डिक्लेयर किया है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उस मेंबर का नेम जो हमारा स्टैटिक है, और फिर उसकी वैल्यू. नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एक्सेसिंग अ स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास. ये हमारी क्लास है ए, उसके अंदर हमने पब्लिक में एक वैल्यू वेरिएबल बनाया है जो स्टैटिक टाइप का है. अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये हमारे ऑप्शंस है. एक्सेस करने का मेथड क्या है? सबसे पहले क्लास का नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद जो वैल्यू जो हमारा डेटा मेंबर है जो स्टैटिक है उसको लेंगे. सो इट विल बी लाइक दिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें एक क्लास बनाई है टेस्ट, पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया है. नाउ क्लास के बाहर हमने उस फंक्शन को स्टैटिक दिया है और उसको डिफाइन किया है. क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, क्लास के बाहर उसको डिफाइन किया है. तो दिस इज डेफिनेशन. और मेन में हमने इस फंक्शन को कॉल किया है. सो हमें बताना व्हाट विल बी आवर आउटपुट. क्या हमारे आउटपुट में जो हमने सी आउट किया है वो आएगा? नो, इट विल बी कंपाइलर एरर. ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? हमेशा याद रखना, जब भी हमें किसी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है, सो जो स्टैटिक कीवर्ड है हमारा वो हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन में. सो जो स्टैटिक वर्ड है, कीवर्ड है, वो आएगा हमारा इस डिक्लेरेशन में. डेफिनेशन में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं. Next question is, can we overload functions in C++? Yes, overloading of function in C++ is allowed. Function overloading is also similar to which of the following? Friends, function overloading same है जैसे हमारी constructor overloading करते हैं हम. Same concept, same तरीके से हम करते हैं. Next question is, when will we use function overloading? Option A is same function name but different number of arguments. This is true. ये definition है function overloading की कि दो या दो से ज़्यादा functions जिनका नाम सेम है बट उसका signature या number of arguments differ कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट फंक्शन नेम. नहीं, ये तो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है ही नहीं अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन नेम है. नेक्स्ट इज सेम फंक्शन नेम बट सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि हमारा सिग्नेचर जो फंक्शंस का है वो डिफर करना चाहिए. डिफरेंट फंक्शन नेम, रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Function overloading can also be achieved if two or more functions differ only in their return type. अगर हमने जो उनकी आर्ग्यूमेंट्स है या जो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं वो सेम है, नेम भी सेम है, बट उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो क्या वो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग में काउंट होगा? एक एग्जांपल लिया है, ये हमने यहाँ दो फंक्शंस बनाए हैं विद नेम ए, दोनों का नेम सेम है, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम है, बट उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो क्या ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग में काउंट होगा? नो. अगर सिर्फ रिटर्न टाइप डिफर कर रही है तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग में नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड. ऑप्शन ए इज टू रिजोल्व द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स ओनली. रॉन्ग. ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप रिजोल्व करता है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही करता है. टू रिजोल्व द स्कोप ऑफ फंक्शंस ऑफ क्लास ओनली. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि वो इन दोनों का ही स्कोप रिजोल्व करता है. सो ऑप्शन सी इज टू रिजोल्व स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स. दिस इज ट्रू एज वेल एज फंक्शंस ऑफ क्लास. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ग्लोबल वेरिएबल प्लस फंक्शन ऑफ क्लास दोनों का ही स्कोप रिजोल्व करने के लिए हम रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं. Okay, what is operator overloading in C++?
Overriding the operator meaning by the user defined meaning for user defined data type. This is true. Redefining the way operator works for user defined data types. This is also true. Ability to provide the operators with some special meaning for user defined data type. This is also true. So correct option is option D. An operator function is created using dash keyword. ऑपरेटर हमारा कीवर्ड है जिसको यूज करके हम ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं. कैसे होगा? सबसे पहले क्लास का नेम, यहाँ हमने एक बॉक्स से क्लास ली है उसका नेम, देन हमारा कीवर्ड ऑपरेटर, उसके बाद जिस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है उसका सिंबल, देन आर्ग्यूमेंट्स, जितने हमारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर आएंगे. सो कीवर्ड है हमारा ऑपरेटर. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, operator function can be static member function, non-static member function, friend function. Non-static member function and friend function, इन दोनों के थ्रू हम operator overloading कर सकते हैं. Non-static member function means जो हमारे क्लास के functions हैं वो function जो static नहीं है, जो जनरली हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, प्लस friend function, इन दोनों के थ्रू ही हम operator overloading कर सकते हैं. So correct answer is option C. While overloading binary operators using member function, that means class का हमने function use किया है, it requires dash number of arguments. अगर हम member function के थ्रू binary operator को overload कर रहे हैं तो उसमें कितने number of argument लगेंगे? जब भी हम member function के थ्रू करते हैं so एक argument हमारा implicitly पास होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं. अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं और बाइनरी हमारा ऑपरेटर है तो सिर्फ हमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है. और बट अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं. लाइक दिस, ये हमने लिया है यूजिंग मेंबर फंक्शन जो क्लास का फंक्शन है, ये हमने डिक्लेरेशन लिया यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. फ्रेंड फंक्शन के केस में हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, बट इन केस ऑफ मेंबर फंक्शन एक सिंगल आर्ग्यूमेंट आता है. अगर से इट इज लाइक a प्लस b, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है b, तो इसके अंदर जो a है उसके थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं a डॉट प्लस ऑपरेटर, और b जो है वो हम इसमें पास कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आएगा a और b दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे. सेम हमारा यूनरी ऑपरेटर के केस में है. यूनरी ऑपरेटर में अगर हम मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, बट अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज व्हेन ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन इट रिक्वायर्स डैश नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. अभी हमने किया फ्रेंड फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा. अगर हम मेंबर फंक्शन यूज करते तो हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ता. इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद मेंबर फंक्शन, which of the following statement should be taken into consideration? First option is right hand operand must be object. Second is left hand operand must be object. Both the operands must be object. All of these. Now let us say जो प्लस हमारा ऑपरेटर है बाइनरी उसको हमें ओवरलोड करना है यूजिंग मेंबर फंक्शन. सो उसमें हम कैसे करेंगे? जो लेफ्ट ऑपरेंड है a उसके थ्रू हम कॉल करेंगे फंक्शन को, ऑपरेटर जो हमारा फंक्शन बनाया है हमने, और जो b जो राइट हैंड पे जो ऑपरेंड है वो हम पास करते हैं. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मस्ट बी ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स फंक्शन. Which of the following is the perfect set of operators that cannot be overloaded? कि वो कौन से हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. ना ऐसे हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. फर्स्ट है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सेकंड इज डॉट ऑपरेटर, थर्ड इज पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, एंड फोर्थ इज टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर. इनको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आएगा. ये 4 ऐसे ऑपरेटर है जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. बाकी सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, न्यू को भी कर सकते हैं, डिलीट, साइज ऑफ सब हम ओवरलोड कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। टर्नरी कंडीशन, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, अभी हमने किया है। स्कोप रिजोल्यूशन, नो। डॉट ऑपरेटर, नो। कंडीशनल असाइनमेंट, यस, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। Which of the following operators cannot be used to overload when that function is declared as friend function। अगर हम friend function के थ्रू ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, वो है हमारे पास फंक्शन कॉल ऑपरेटर, जो हम फंक्शन कॉलिंग में यूज करते हैं, सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऐसे 4 ऑपरेटर्स अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड कर रहे हैं तो हम इनको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगर हम क्लास मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड कर रहे हैं तो हम इन चारों को ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड बाय डिफॉल्ट by the compiler in every user defined class even if user has not written। ऐसे कौन से हमारे ऑपरेटर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर अपने आप ही ओवरलोड करता है। स्टेटमेंट 1 इज कंपैरिजन ऑपरेटर, नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सिर्फ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा है जो कंपाइलर अपने आप आपको ओवरलोड करके देता है। अगर आप उसको ओवरलोड नहीं भी कर रहे हैं तो आपके पास वो अवेलेबल है। सो करेक्ट इज ऑप्शन सी। What is the syntax of overloading operator plus for class A। हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है उसको अगर हमें ओवरलोड करना है तो हमारे फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले क्लास का नेम जो है A, देन हमारा ऑपरेटर कीवर्ड, देन जो सिंबल हमें ओवरलोड करना है डेट इज प्लस, और उसके बाद हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Which is the correct statement about operator overloading? Only arithmetic operators can be overloaded? No, हम कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, वेदर लॉजिकल, रिलेशनल एक्सेट्रा। ओनली नॉन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड? नो, क्योंकि हम अरिथमेटिक को भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स आर चेंज्ड आफ्टर ओवरलोडिंग? नो, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दोनों ही हमारी चेंज नहीं होती है। Option D is associativity and precedence of operators does not change. This is correct. Pick the incorrect statements out of the following. First is operator overloading does not disturb the precedence of operator. This is true. Second is arity of operators can be changed using operator overloading. No. Arity का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। अगर हमारा यूनरी है तो सिंगल ऑपरेंड है, बाइनरी है तो हमारे पास 2 ऑपरेंड्स है, टर्नरी की केस में 3। सो जो हमारी एडिटी है ऑपरेटर्स की वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर प्लस हम ले रहे हैं जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको हम यूनरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। नो, एडिटी हम चेंज नहीं करते। ऑप्शन सी इज नो न्यू ऑपरेटर्स कैन बी क्रिएटेड। दिस इज ट्रू। सो हमें पिक करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 2। So correct option is option B. That's all for MCQ's question. Now some important points to remember. Static member function can only access static member data, जो हमारे static variables हैं। Static member function जो हमारे function है जो static है, plus global data and function, ये हमें याद रखना है। Static members are declared in class but not defined. डिफाइन हमें उन्हें क्लास के बाहर करते हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में दिस पॉइंटर नहीं होता है। स्टैटिक मेंबर्स में हम वर्चुअल, कांस्टेंट एंड वोलेटाइल ये 3 कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ना वो ऑपरेटर्स जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते वो है स्कोप रिजोल्यूशन, डॉट ऑपरेटर, pointer to member access and ternary conditional operator. Next is associativity and precedence of operator does not change. वो हमारा सेम रहता है जो ओरिजिनल ऑपरेटर का है। So that's all for today friends. Thank you very much for watching this video.